स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी इंटर ग्रुप पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिक लेक्चर के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी और 3 लेक्चर हो चुका है, जहाँ पे हमने मौलिक फंडामेंटल राइट के तक बता दिया, पूरा अच्छे से बता दिया। और एक वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आर्टिकल जितने इंपॉर्टेंट है वो 30 मिनट के अंदर सब बता दिया गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया गया है वहाँ पे। तो इसको बहुत जरूरी है आप आर्टिकल देखें, जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। दूसरी बात यह है कि पॉलिटी से इजी क्वेश्चन आते हैं, और अगर यहाँ से इजी क्वेश्चन गलत हुआ तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। हमारे वीडियो जितने आ रहे हैं आप देख जाएं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जहां से पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, तो चाहे टफ आए चाहे इजी आए, ठीक है। तो उसी को आधार मानते हुए नए पैटर्न पे हम ये बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे डीपीएसपी के बारे में देखेंगे। डीपीएसपी के बारे में देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बिना कोई पॉलिटी का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इसमें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनने ही है। तो देखो, डीपीएसपी के सारे आर्टिकल याद रखना, यहाँ पे हम याद कराने की कोशिश करेंगे, आप लोग याद कर जाना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में दिया गया है, इसमें भाग्य 4 में। और किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 36 से 51 भाग 4 में है, और डीपीएसपी से या राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा है। ये जो डीपीएसपी है ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा प्राप्त किया है, या डीपीएसपी पूछ लिया जाए कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किस भाग में बताया गया है? तो भाग 4 में या डीपीएसपी में बोला गया है। हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना बोल के डीपीएसपी बोलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात किसमें बोला गया है? डीपीएसपी में। अच्छा, यहीं पे क्लियर कट बैठा लो कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हमारा किसमें होता है? ये फंडामेंटल राइट में होता है या मौलिक अधिकार में होता है। और सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति किससे होता है? ये हमारा पूर्ति होता है डीपीएसपी से। यही जाके हमारे ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आगे इन्हीं कारणों के कारण एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के क्या माने गए हैं? पूरक माने गए हैं, ठीक। ये विवाद हम लोग देखेंगे, मेंस में भी आता है लिखने के लिए, ये विवाद देख लेंगे, एक झलक देख लेंगे क्या विवाद रहा था, ठीक है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसमें किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है। और दूसरी बात है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है, सरकार को पथ प्रदर्शक के रूप में काम करती है। दूसरी बात है कि यही डीपीएसपी है जिसके कारण क्या हुआ था कि जब संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो उस समय हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। रिसोर्सेज मतलब कोई संसाधन बहुत कम था, तो मौलिक अधिकार तो तत्कालीन दे दिया गया था, लेकिन डीपीएसपी को छोड़ दिया गया कि राज्य इसको लागू करेगा, राज्य इसको क्या करेगा? राज्य इसको लागू करेगा, ठीक है। और कब करेगा? जब रिसोर्सेज की उपलब्धि हो जाएगी, जब बजट अच्छा होने लगेगा, तो राज्य इसको डीपीएसपी को लागू करने की कोशिश करेगा। ये दूसरी बात है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि ये परिवर्तन में ये आर्टिकल राज्य पे बल नहीं डाल सकता कि नहीं आप ये आर्टिकल लगाइए ही या डीपीएसपी को फॉलो करें ही। तो परिवर्तनशील नहीं है, ये परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना, परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय के द्वारा, ये ध्यान रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। अब आ जाओ आर्टिकल में। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य की परिभाषा में क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और जो भी लोकल बॉडी है, ठीक है, लोकल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के अंडर में आती है, वो राज्य की परिभाषा के अंडर में आते हैं। ध्यान रखना ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, टीआरआई कोई लोकल संस्था है या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के अंदर आता है, उसको राज्य की परिभाषा में के अंतर्गत रखा गया है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 37 में क्या बोला जाता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जो ऊपर बता रखे हैं कि न्यायालय इस पे बाध्य नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ इनको ये बोला गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो विधि या कानून बनाकर इसको डीपीएसपी को लागू करे, डीपीएसपी को सकारित करे, ये बोला गया है आर्टिकल 37 में। 38 में देखो, 38 में बोला गया है कि राज्य को ही दिशा निर्देश है इसमें, तो राज्य द्वारा सामाजिक और लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या बनाएगा? सामाजिक व्यवस्था बनाया जाएगा, तो सामाजिक और लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, ये राज्य को निर्देश दिया गया है आर्टिकल 38 में। अब 39 में देखो, 39 में यहाँ ये भी नहीं दिया गया है, लेकिन वो पूछ लेता है, वो हम बता देते हैं आपको लिख के। आर्टिकल
एक में 39A में ये बोला गया कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। नागरिक में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो सबको क्या होगा, आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये 39A में बोला गया है, ठीक है। और दूसरा बोला गया है कि बी में बोला गया है, 39B में ये बोला गया है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग, ये बोला गया है 39B में। 39C में क्या बोला गया है? 39C में बोला गया है कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। तो उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना, वो 39C में बोला है। 39D में क्या है? 39D में बोला गया है कि स्त्रियों और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन। ये डी में बोला गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री हो, फीमेल और मेल दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, ठीक है। और ई में क्या बोला गया है? ई में बोला गया है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा इसमें बोला गया, नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा ई में बोला गया। तो हेल्थ संबंधित प्रावधान इसमें है 39E में, ठीक है। और एफ में क्या बोला गया है? एफ में बोला गया है बचपन और यौन शोषण से बचाना। जो बचपन हो, जो बाल श्रम या देह व्यापार या यौन हिंसा, ये बचपन और यौन को शोषण से बचाना, ये बोला गया है हमारे आर्टिकल 39F में, ठीक, एफ में बोला गया, ठीक। तो ये हमने क्लियर कट यहाँ पे बता दिया है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के, अगर बहुत ज्यादा डिप में जाएगा तो क्वेश्चन बनेगा। 39A या का, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करना। तो समान निःशुल्क विधि सहायता या कानूनी सहायता प्राप्त करना, और यही में है समान न्याय प्रदान करना, ये इसमें बोला गया है 39 में। 39A में बोला गया है कि निःशुल्क विधि सहायता और समान न्याय प्रदान करना, इसमें बोला गया है 39A में, ठीक। नेक्स्ट है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या बोला गया है? ग्राम पंचायतों के गठन का बात कहा गया है। तो पीआरआई के गठन के बारे में कहाँ दिया गया है? ये 40 में दिया गया है। उसके शक्तियों और प्राधिकार के बारे में बताया गया है। तो पंचायत राज के गठन के लिए कौन सा है? आर्टिकल 40। अब 41 देखो, 41 में 1 है ना, डंडा है, डंडा खींचते हो, तो डंडा के सहारे कौन चलता है? बुढ़ापा, बीमार हो आदमी या आसक्त हो, कमजोर हो, वो डंडा के सहारे चलते हैं। तो ये याद करना बड़ा सिंपल, बुढ़ापा, बीमारी, आसक्त, ये डंडा लेके चलेंगे। तो 41 में इन्हीं के बारे में बोला गया। तो कुछ दशाओं में इन लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 41 में। 41 में याद करना है सिंपल, ठीक। तो बुढ़ापा, बीमारी, आसक्तता में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है 41 में। आर्टिकल 42 देखो, 42 को उल्टा कर दो 24 करोगे तो 24 वीक को प्रेग्नेंट महिला को छुट्टी मिलती है कि नहीं? जब प्रेगनेंसी हो तो प्रेग्नेंट महिला को क्या मिलता है? प्रसूति के लिए या उस चाइल्ड को बर्थ देने के लिए ये इनको छुट्टी मिलती है कि नहीं? तो देखो इसमें क्या है, महिलाओं को न्याय संगत और मनवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये 24 में आर्टिकल 42 में बोला गया। तो 24 वीक से याद रखना कि इसमें महिलाओं की प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें दिया गया है? 42 में। 43 में कुछ क्या है कि कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का विकास करना, इसमें 43 में दिया गया है। तो निर्वाह मजदूरी कर्मचारियों की होनी चाहिए। दूसरी बात, कुटीर उद्योगों का विकास करना पूछता है किसमें है? तो आर्टिकल 43 में है। 43A ये पूछा गया था पिछले बार ये यूपीपीसीएस में। 43A क्या है कि उद्योगों के प्रबंधन में, जो उद्योग का प्रबंधन होगा उसमें मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, ये 43A बोलता है। तो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी की बात करता है 43A, ठीक। अब 44 देखो, 44 तो बिल्कुल बराबर है, तो समान है। तो समान नागरिक संहिता 44 में बोला गया है। तो समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा राज्य, ये बोला गया है 44 में। सिर्फ गोवा में लागू है और कहीं नहीं लागू है समान नागरिक संहिता। अब आ जाओ 45। 6 वर्ष से कम आयु, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 वर्ष से कम आयु में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है किसमें? आर्टिकल 45 में, ठीक। और यही 6 के ऊपर और 6 से 14 साल के बीच में राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या? फंडामेंटल राइट है। लेकिन 14 के बाद एक फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। वैसे ही 6 के नीचे मौलिक अधिकार नहीं है, डीपीएसपी में बात कहा गया, ठीक। ये ध्यान रखना। याद करने का तरीका 46 को, तो एससी और एसटी के लिए चौका छक्का है। एससी के लिए
ये एससी और एसटी के लिए क्या है, चौका छक्का है। तो इससे याद रखो, चौका छक्का मारने में बहुत रंग होता है, बहुत फायदा होता है। तो वैसे ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के और ओबीसी, ओबीसी भी जोड़ना, एससी एसटी और ओबीसी, इन तीनों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की बात किसमें कहा गया है, 46 में बोला गया है। सोशल जस्टिस की बात किसमें कहा गया है, 46 में कहा गया है। तो इनके लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है 46 में। ठीक। 47, 47 क्या है, पोषाहार या न्यूट्रिशन और जीवन के स्तर को ऊंचा बनाना ये राज्य का कर्तव्य होगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार करे। तो जैसे दारू या शराबबंदी होता है, तो शराबबंदी कोई राज्य कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत, यही 47 के तहत कर सकता है, स्वास्थ्य में सुधार लाने के हेतु। ठीक है। और ये गांधी जी से प्रेरित है, गांधी जी से प्रेरित ये भी है और 40 भी है। ठीक। तो न्यूट्रिशन और जीवन स्तर बढ़ाने के लिए या स्वास्थ्य में सुधार, लोक स्वास्थ्य सुधार की बात किसमें कहा गया है, 47 में। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन संगठन की बात कहा गया है। 48 में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन करने की बात कही गई है। 48A में क्या बोला गया है, हम लोग आर्टिकल देख चुके हैं पहले ही, उसमें जिक्र किया है, कुछ छूट गए होंगे, यहाँ पे डिटेल में देख रहे हैं। तो 48A में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा राज्य। ये बोला गया है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करेगा राज्य, और वन जीवों का तथा वन जीवों की रक्षा करेगा। ये 48A में बोला गया है। ठीक। अब 49 में देखो, 49 में 49 में ये बोला गया कि हमने बोला था याद करने के लिए कि याद रखो, कुतुब मीनार 49 मीटर क्या है, हाइट है 49 मीटर। तो इससे 49 याद आ जाएगा। तो कुतुब मीनार राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है कि नहीं, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण की बात कौन करता है, अनुच्छेद 49। 50 तो हमने बोला कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात किसमें बोला गया है, ये आर्टिकल 50 में बोला गया है। क्या, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 नंबर का बोलता है कि आर्टिकल, ये 51 नंबर का आर्टिकल बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो शांति और सुरक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है, 51। अब देखो यहां से मेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिर्फ दिमाग खोलना। मेंस के बोल देगा कि यूपी गवर्नमेंट के नीति निर्देशक तत्व लागू करने को आलोचनात्मक विवरण करिए या उसका विवरण दीजिए। तो ऐसी सारी चीजें इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें याद दिलाना पड़ेगा। जैसे कि 46 में न्याय, अगर क्या किया है न्याय, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या यूपी चलाया है, तो 46 के अंदर लिखोगे कि सामाजिक न्याय के लिए यूपी क्या कर रहा है। जैसे ये सबसे ज्यादा मनरेगा में एससी को नियुक्ति दिया है। ठीक है। दूसरी बात बोलोगे कि इनके संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, अगर कोई एससी और एसटी के लिए कोई विधान चलाया गया है, ठीक है, तो वो इसमें लिख दोगे, या कोई योजना है वो लिख दोगे। वैसे ही आपको अगर मान लो कि 41 के लिए क्या, तो पेंशन चलाया है, वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है। इसी में बोल दोगे कि उनके स्वास्थ्य के लिए योजना चलाया है। तो ऐसे जितने योजनाएं चलाए हैं उनको आपको क्या करना होगा, गिनाना होगा। तो यूपी के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण लिखिए, या लागू करने का क्या क्या लागू किया है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे पढ़ना है कि इसको एक दूसरे को लिंक कर ले। हम जब इसकी बात करेंगे तो मेंस में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है उसमें बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी पे। फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य, ये कब शामिल किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। किसके सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया था। लेकिन इन्होंने ये सिर्फ 8 बनाया था। क्या, इन्होंने 8 दिया था ये मूल कर्तव्य लागू करने के लिए, 8 दिया था। और लागू कितने हुए थे, 10 हुए थे मौलिक रूप से। ठीक है। 42वें में कितने जोड़े गए थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने कितना सिफारिश किया था, 8 लागू करने के लिए। तो ये भी ध्यान रखना। भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A के तहत ये जो 11 अभी हो गए हैं, टोटल अभी 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक 11वां जोड़ा गया था। ठीक है ना। तो ये 11 हो गए हैं, वो सब 51A के तहत आते हैं। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी किससे लिया गया, तो सोवियत संघ से लिया गया है या यूएसएसआर द्वारा लिया गया है, यूएसएसआर द्वारा लिया गया। ठीक है ना। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट था। और 11 को 11 यहाँ पे पूछेगा नहीं, तो इनसे याद करने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्री में। एक पूछ लेता है कि बर्मा समिति किससे जुड़ी हुई है, तो बर्मा समिति 1999 में बनाया गया था। ये मूल कर्तव्यों के प्रचालन से संबंधित थी। तो बर्मा समिति किसके लिए बनाया गया था, मूल कर्तव्यों के प्रचालन संबंधित बनाया गया था। ठीक, ये ध्यान रखना।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं केंद्र राज्य संबंध। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में देखें तो इनके बीच में तीन प्रकार के संबंध पाया जाता है, एक विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। इस बार वित्तीय संबंध पूछ लिया गया था मेंस में। तो विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध जो इन तीनों में प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही पॉइंट आउट करेंगे, मेंस के लिए अलग लेक्चर लेंगे, तो सिर्फ प्री पे फोकस रहेगा कि यहाँ से क्या क्वेश्चन है। तो विधायी संबंध में देखते हैं, विधायी संबंध सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्री यहीं से पूछा जाता है, बाकी प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध से क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं, 0.00% है। तो विधायी संबंध जरूर इसके आर्टिकल याद रखने हैं। विधायी संबंध का इनकी सूची दिया गया था, तो उसमें सूची सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का निर्धारण किया जाता है। तो सेवेंथ शेड्यूल के द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है, क्या केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति। तो देखो संघ एक सूची है, संघ की सूची में इस पे यूनियन या केंद्र सरकार क्या बना सकती है, विधान बना सकती है, विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। इसमें संघ सूची में 97 विषय शामिल है, कितने 97 विषय शामिल है, जिसपे मूल अधिकार है बनाने का, विधि बनाने का केंद्र का। वहीं राज्य सूची में देखें तो राज्य सूची में 61 विषय शामिल है और इस पे राज्य क्या कर सकता है, विधि कानून बना सकता है। ठीक है, तो इस 61 विषय पे राज्य क्या बना सकता है, विधि कानून बना सकता है। समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में क्या बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इस पे कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि किसी विधान पे दोनों विधान बनाए हैं, कौन, सेंटर और स्टेट दोनों बनाए हैं और दोनों ने लागू किया है, तो इसमें सब सर्वमान्य किसका होगा, सेंटर का मान्य होगा। ठीक है, तो समवर्ती या कंकरेंट में कितने विषय शामिल है, 52 विषय शामिल है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची के 5 विषयों को, जो 5 विषय हैं राज्य सूची के थे, उनको किसमें डाल दिया, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, समवर्ती सूची में डाल दिया। कौन से, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो कौन कौन से डाल दिया गया, तो 5 थे। एक था वन, शिक्षा, नाप और तौल, और वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण, ठीक है, और न्याय का प्रशासन। ये सब किसमें डाल दिया गया, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और यही पूछा जाता है कि वन किसमें आता है, तो समवर्ती सूची में मारोगे। शिक्षा किसमें आता है, तो समवर्ती सूची में। नाप और तौल किसमें आता है, तो ये भी मारोगे समवर्ती सूची में। वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण किसमें है, तो ये भी समवर्ती सूची में है। न्याय का प्रशासन किसमें है, तो समवर्ती सूची में है। और ये सब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। अब देखो अवशिष्ट शक्तियां क्या है। सेंटर और स्टेट हमने बनाया कि सेंटर और स्टेट बना सकते हैं, कोई विषय पे कानून बना सकते हैं, और उसमें दिया गया है, उसके लिए 3 लिस्ट दिया गया है। लेकिन मान लो कोई ऐसा विषय आ जाए कि वो किसी लिस्ट में शामिल ना हो, ऐसा विषय पे कानून बनाना हो जो इन लिस्ट में शामिल ना हो या 7th शेड्यूल में ना हो, तो वो अवशिष्ट शक्तियां उस पे विधि बनाने के लिए किसके पास होगा, केंद्र के पास होगा। किसके पास होगा, केंद्र के पास होगा। और ये दायित्व किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया, तो 248 आर्टिकल में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी, ये बताया गया है। ध्यान रहा, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे तो इन आर्टिकल से हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखो आर्टिकल 249 क्या है, ये राज्यसभा का विशेषाधिकार आर्टिकल है। कोई किसी विषय के संदर्भ में, किसी राज्य सूची के विषय के संदर्भ में क्या करे, राज्यसभा इस संदर्भ में अपना विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो वो राष्ट्रीय हित में संसद इस पे क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। वो जबकि राज्य सूची का विषय है तो राज्य को बनाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय हित में राज्यसभा अगर ये पारित कर दे कि ये राष्ट्रीय हित का विषय है, और संसद क्या करेगा, विधि बनाएगा और 1 साल के लिए वो मान्य रहेगा। ठीक, ये ध्यान रखना। दूसरा है कि आर्टिकल 250 कब लागू होगा। तो मान लो कोई इमरजेंसी प्रोविजन लागू हो गया, आपातकाल का वो घोषणा हो गया है, तो आपातकाल के समय में राज्य सूची के विषय पे क्या है, विधि बनाने का शक्ति किसके पास चला जाएगा, संसद के पास चला गया। ये कौन से आर्टिकल में बोलता है, 250 में बोलता है कि कोई भी इमरजेंसी या आपातकाल के समय में राज्य सूची पे संसद क्या बना सकता है, विधि बना सकता है। 252 में क्या है, 252 में 52 है तो 2 है ना, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो। तो 2 या 2 से अधिक राज्य अब सहमति बना लेते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य ये सहमति दे देते हैं कि ऐसा, इस पे विधि कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। तो संसद इस पे क्या बना सकती है, विधि बना सकती है। 252 में ये बोला गया है कि 2 से अधिक राज्य, 2 हो या 2 से अधिक राज्य, उनकी सहमति हो जाए बनाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, संसद कानून बना सकता है और लागू कर सकता है। ठीक, 53 बहुत इंपॉर्टेंट है। 53, तो अंतरराष्ट्रीय जितने करार और समझौते होते हैं उनके प्रभावी करने का प्रावधान किसमें है, 253 में है। कोई चाहे जो भी अंतरराष्ट्रीय है, जैसे पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 किसके तहत लागू किया गया, तो ये आर्टिकल 253 के तहत। ठीक, और 254 तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन जान लो 254
कि समवर्ती सूची के विषय पे केंद्र और राज्य के कानूनों में क्या हो जाए, असहमति हो जाए, तो संघ कानून, ये हम बता चुके हैं, संघ कानून क्या होगा, मान्य होगा। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, 254 होता है। ठीक, एक आर्टिकल देख लो, इंपॉर्टेंट, प्रशासनिक अच्छा नहीं है, मतलब वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये आर्टिकल पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 312 में क्या है, केंद्र द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया जाना। जब राज्यसभा इस संदर्भ में क्या कर दे, पारित कर दे, राज्यसभा से पारित हो जाएगा, तो केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। ठीक है ना, तो ये हुआ वित्तीय संबंध बताया गया भाग 12 में। और आर्टिकल 268 से 293 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस इतना जान जाओ कि वित्तीय संबंध भाग 12 में है। ठीक, अब देखो, तीन आपातकालीन लगते हैं, वो आपातकालीन के उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजन पूछा जाता है। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजन का किसमें दिया गया है, 52 से 60 में। पहली बात है कि ये कहाँ से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन, तो ये जर्मनी के बीमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बीमर संविधान है, वहां से लिया गया है, या जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन का सब उपबंध। तो अब देखो, तीन प्रकार के आपातकाल की वर्णन किया गया है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, ये आर्टिकल 352 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये आर्टिकल 356 के तहत लगते हैं। और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है। तो ये आर्टिकल याद रखना, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल से, तो आर्टिकल 356, और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है। ठीक है, तो अब आते हैं राष्ट्रीय आपातकाल पे। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल तीन आधार पे घोषणा किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी तीन आधार होना चाहिए, अगर युद्ध हो तो, बाह्य आक्रमण हो जाएगा तो, और सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। तो तीन आधार होता है राष्ट्रीय आपातकाल लगने का, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो ये ध्यान रखना कि ये तीन आधार पे होता है। इससे पहले ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा एक प्रावधान था आंतरिक अशांति के आधार पे। तो आंतरिक अशांति के आधार पे क्या कर सकते थे, आपातकाल लगा सकते थे। 1975 में जो आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, ये इसी के आधार पे लगाया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति के आधार पे क्या रख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पहले आंतरिक अशांति था, अब उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। और इसी के आधार पे, आंतरिक अशांति के आधार पे 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा क्या लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपातकाल में कि राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तब भी करेगा जब मंत्रिमंडल इस आशय की सूचना उसे लिखित देगा। तो राष्ट्रपति तब भी कर सकता है उद्घोषणा। ठीक है, और ये लिखित सूचना कब लाया गया कि लिखित सूचना पे ही, या लिखित सूचना के आधार पे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा कर सकता है। ये कौन से, 44वें संविधान संशोधन से लिया गया था, लिखित सूचना पे होगा, मौखिक नहीं होगा, लिखित होगा। तो यहां फंस सकते हो, ये देख लेना। ठीक है, दूसरी बात है 352 के तहत उस घोषणा का अनुमोदन कितने दिन के तहत होना चाहिए, दोनों संसद के द्वारा, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा इसे 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से, किससे, विशेष बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए, 30 दिन के अंदर होना चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो ये एक और क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कि उस समय लोकसभा विघटित हो गया हो या काम में नहीं हो, तो राज्यसभा के पास ऐसा, राज्यसभा तो कभी भी विघटित नहीं होता है, तो राज्यसभा अनुमोदन करता रहे, और साथ में ही जैसे ही लोकसभा का प्रथम बैठक हो, उस दिन से 30 दिन के अंदर अनुमोदन प्राप्त होगा, तब 352 की उद्घोषणा हो जाएगा। ठीक है ना, मान्य हो रहेगा। अगर ये नहीं होता है 30 दिन के अंदर, तो राष्ट्रपति शासन या नेशनल इमरजेंसी अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये है कि एक बार राष्ट्रपति शासन नेशनल इमरजेंसी की प्रावधान को क्या हो गया, उद्घोषणा कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो ये कितने दिन तक अनुमोदन के बाद चलेगा, तो 30 दिन के बाद अगर अनुमोदन हो जाता है तो ये 6 महीने तक चलेगा। और इसको 6 महीना करके कितने साल तक भी बढ़ाया जा सकता है, 6 लेकिन 6 ही महीना तक बढ़ेगा। तो जब अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा ये नेशनल इमरजेंसी का अनुमोदन कर दिया जाता है, तो वो 6 महीना के लिए बढ़ जाता है, 6 महीना तक लागू रहता है। उसके बाद फिर 6 महीना के लिए यही सेम प्रोसीजर के लिए जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन रिक्वायरमेंट है, फिर अनुमोदन किए तो 6 महीना बढ़ जाएगा। ऐसे करके हम अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी लग गया, तो आर्टिकल 353 के तहत ये क्या होगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आ जाएगा। तो अब राज्य की कार्यपालिका किसके तहत आ जाएगा, ये केंद्र के तहत आ जाएगा। केंद्र क्या करेगा, राज्य की सूची पे विधि बनाने लगेगा। और 20 और 21 को कभी निलंबन नहीं किया जाता है नेशनल इमरजेंसी में। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में कभी भी 20-21 आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि अगर इमरजेंसी
लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष में? 1 वर्ष बढ़ सकता है। वहां 6 महीना हमने बोला था नेशनल इमरजेंसी बढ़ सकता है, न कि लोकसभा। तो 6 महीना नेशनल इमरजेंसी बढ़ सकता है अगर 30 दिन के अंदर अनुमोदन हो जाता है लोकसभा राज्यसभा का। लेकिन यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ सकता है, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी समाप्त होता है, तो इसका परिवर्तन 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 साल के लिए तो होता है, लेकिन मान लो कि अगर तुरंत खत्म हो गया नेशनल इमरजेंसी, तो ये 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये आर्टिकल 83 में बोला गया है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 83 में बोला गया है। आपातकाल लागू रहे, नेशनल इमरजेंसी रहे, तो राष्ट्रपति की शासन कितने साल, 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने का संकल्प पारित कर सकता है। और अधिकतम कितने वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय? 3 वर्ष तक लागू हो सकता है, ठीक। अब दूसरा इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन। इसमें 356 के लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इमरजेंसी शब्द का यूज नहीं किया गया है। कौन सा आर्टिकल में? 356 के लिए, ठीक है। इसमें राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पे ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है। तो जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, तब राष्ट्रपति द्वारा 356 लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी क्या हो रहा है, इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये मीन्स का बहुत हॉट टॉपिक है हमेशा, तो ये इस पे तैयार करने के लिए। चलिए प्री के लिए देखते हैं कि उद्घोषणा और अनुमोदन की बात करें तो 356 के तहत दोनों सदनों में रखी जाती है और साधारण बहुमत से ये 2 माह के भीतर पारित करना होगा। किससे? साधारण। लेकिन यही तुलना कर ले कि 352 में क्या बोला गया, तो 352 में बोला गया है कि उद्घोषणा में दोनों सदनों में किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में ही रखा जाता है उद्घोषणा के लिए। लेकिन इनको पारित कितने? 1 महीने में करना होता है। और दूसरी बात है कि ये विशेष बहुमत से पारित करते हैं, लेकिन विशेष बहुमत से, लेकिन यही 356 के तहत साधारण बहुमत से पारित करना होगा और 2 माह के भीतर करना होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए? यहाँ से क्वेश्चन सस्ता है इसलिए बता रहे हैं और इसी पे एम्फेसिस भी कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि लोकसभा उस समय विघटित हो, लोकसभा विघटन हो, तो उसके पुनर्गठन के 30 दिन के अंदर होना चाहिए, जबकि 2 माह अगर विघटन ना हो तो 2 माह के भीतर होना चाहिए। लेकिन अगर विघटित हो तो वहां 30 दिन का अंदर होना चाहिए, ये भी कंफ्यूज करेगा। तो जब विघटित हो जाएगा, विघटित होने के बाद पुनर्गठन होगा, तो वहां पे टाइम 2 माह का नहीं देके 30 दिन का ही दिया जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में बोला था कि अगर नेशनल इमरजेंसी है तो राष्ट्रपति शासन 1 साल के लिए 1 बार में बढ़ाया जा सकता है और 3 बार मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 356 लगाओ और नेशनल इमरजेंसी नहीं है, तो 6-6 माह करके अधिकतम कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए 6-6 माह करके बढ़ाया जा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये इन पे दोनों की सहमति, लोकसभा और राज्यसभा की सहमति साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगर मान लो कि ये 356 में 6 महीना एक बार बढ़ा दिया, फिर 6 महीना बढ़ा दिया, अब हो गया 1 साल। 1 साल होने के बाद अगर चाहेगा कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से हम पारित करके इसको 6 महीना के लिए और बढ़ा दे, तो नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता 1 साल के बाद। क्यों नहीं कर सकता? कारण है। कारण क्या है कि हमारे संविधान में बोला गया है कि 1 वर्ष से ज्यादा समय तक आपातकाल जारी रखने के लिए संसद द्वारा संकल्प तभी पारित किया जाए जब निम्नलिखित दशाएं होंगी। तो दशाएं क्या है? तो आपात की उद्घोषणा, परिवर्तन क्या हो कि आपात का उद्घोषणा जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगा हो, तब तब बढ़ा सकता है 1 साल से ऊपर। दूसरा क्या हो कि इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग ये बोल दे कि अब उस राज्य में चुनाव कराना अभी संभव नहीं है, तो दो है यहाँ पे शर्त कि नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो 1 साल के 1 साल से अधिक बढ़ा सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा हो तो दूसरा बात हो कि इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग ये बोल दे कि उस राज्य में अभी चुनाव करा पाना संभव नहीं है। ये दोनों शर्तें कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 1978 के 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ध्यान रखना, ठीक। और आर्टिकल 355 में बोलता है कि राज्यों की सुरक्षा संघ का कर्तव्य है, राज्यों की सुरक्षा संघ की कर्तव्य है। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो भी बताया समझ में आया कि नहीं? ये 1 साल से ऊपर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो सकता जब तक जो 44वें संविधान संशोधन में 2 शर्तें जोड़ी गई हैं उसको फुलफिल ना किया जाए, तब तक ये 1 साल से ऊपर राष्ट्रपति शासन नहीं बन। लेकिन एक बार उद्घोषणा होने पे सिर्फ 6 माह बढ़ाया जा सकता है, ठीक। तो 356 के अंतर क्या होगा? तो राष्ट्रपति शासन जैसे ही लागू होगा तो राष्ट्रपति अपने हाथ में सारे काम ले लेंगे, ठीक। और राज्य विधानमंडल में निहित किसी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता, ना ही राष्ट्रपति
उच्च न्यायालय से संबंधित कोई शक्ति अपने अधीन कर सकता है। मतलब कहने का बात है कि राज्य विधानमंडल की जितनी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति अपने हाथ में नहीं लेता। ऊपर तर्क तो लगाओगे कि राष्ट्रपति शासन में दे देगा कि वो क्या करता है, राज्य विधानमंडल के निहित शक्तियां अपने हाथ में ले लेता, तो नहीं ले सकता है। ये दिमाग खोल के बैठना, ये नहीं ले सकता। दूसरा है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय संबंधित कोई शक्ति अपने अधीन नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट क्या होता है, हाईकोर्ट आता है स्टेट के अंदर, उसकी न्यायालय से संबंधित कोई शक्ति है वो अपने अधीन नहीं कर सकता। तो हाईकोर्ट भी फ्री रहता है इसमें राष्ट्रपति शासन में। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे ध्यान में रखना। ठीक, अब देखो सबसे पहले पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो पेप्सू में लगा था। पटियाला पंजाब स्टेट यूनियन बोला जाता था पेप्सू में। उसमें सबसे पहले 1951 में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। ये पूछा जा चुका है। अब वित्तीय आपात के बारे में बात कर लेते हैं। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगता है जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी उत्पन्न हो गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न हो गई है, तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पे, किसके, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पे मौखिक हो सकता है, सलाह लिखित नहीं, मौखिक भी हो सकता है, लिखित नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में बोला था लिखित होगा। ठीक है, वित्तीय आपातकाल का उद्घोषणा कर सकता है, ये मंत्रिमंडल के सलाह पे होगा। ठीक है, और अनुमोदन 2 माह तक प्रवर्तन में रह सकती है। संसद के अनुमोदन के बिना सिर्फ ये 2 माह तक प्रवर्तन में रह सकती है। और इसमें भी साधारण बहुमत से 2 माह पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित कर दे तो यह अनिश्चित काल तक हो सकता है। तो 2 माह पूर्व क्या करना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित करना पड़ेगा, और जब अनुमोदित हो जाएगा तो वो अनिश्चित काल तक बना रह सकता है। ठीक है, भारत पे एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, तो ये ध्यान रखना। अब देख लो कहां से क्वेश्चन पूछता है, तो राष्ट्रपति शासन और नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो इसमें है 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर अनुमोदन करने का, इसमें 2 महीने का अनुमोदन है, इसमें 2 महीने का है, इसमें 6-6 महीना करके अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं, इसमें 6-6 महीना करके 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। 1 साल के ऊपर 44वें संविधान संशोधन के शर्त लगने हैं, वो अगर होगा तब जाके आगे राष्ट्रपति शासन। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है या वित्तीय आपातकाल, जिसमें क्या होगा कि 2 महीने का अनुमोदन होना चाहिए। दूसरी बात है ये अनिश्चित काल तक लग सकता है। ठीक है, ये अनिश्चित काल के लिए लग सकता है, ऐसा नहीं है कि 6 महीना बढ़ा के, ये अनिश्चित काल तक लग सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहीं पर हम देखें तो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में विशेषाधिकार विशेष बहुमत से पारित होगा, बाकी जो दो इमरजेंसी है 356 और 360, उसमें साधारण बहुमत से लोकसभा राज्यसभा को पारित करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। अब देखो जैसे ही 360 लगता है तो राज्य और संघ के अधीन जितने भी कर्मचारी प्रशासक ये काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जज का वेतन भत्ता क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट इसमें ये भी है कि राज्य विधानमंडल द्वारा जो धन विधेयक पारित किया जाता है या वित्तीय विधेयक पारित किया जाता है वो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है 360 के तहत। अगर वो इस समय में फाइनेंशियल क्राइसिस के समय अगर ये विधेयक प्रस्तुत करते हैं राज्य विधानमंडल, तो वो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक 3 बार हमारा नेशनल इमरजेंसी लगा है। एक 1962 भारत और चीन में युद्ध हुआ था, तो 1971 भारत पाक युद्ध हुआ था, तो और 1975 आंतरिक अशांति पे लगाया था इंदिरा गांधी ने। तो यही 3 बार क्या हुआ था, नेशनल इमरजेंसी लगा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इमरजेंसी हो और राष्ट्रपति शासन लगा हो तो आपातकाल को हटाने की घोषणा राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है। इसके लिए किसी की अनुमति की या अनुमोदन की जरूरत नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा से अनुमोदन होगा तभी हटाएगा। तो 352 और 360 आपातकाल हटाने की घोषणा राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं जो क्वेश्चन 3 में पूछा जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 53 के तहत है। ठीक है, तो जो भी राष्ट्रपति अपना कृत्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रपति के चुनाव किससे होता है, तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा विधानसभा, इनके निर्वाचित ही सदस्य होंगे, कुल सदस्य नहीं, ध्यान रखना। कुल सदस्य में मनोनीत सदस्य भी आ जाते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। और इसमें विधानसभा के अलावा 2 यूटी भी शामिल है, एक दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी, तो ये ध्यान रखना। और राष्ट्रपति का एलिजिबिलिटी क्या है कि कब वो चुनाव लड़ सकता है, तो भारत का नागरिक हो, तो ऐसा दे देता है कि भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए, तो जन्म से नहीं, भारत का नागरिक हो बस। तो यहां ध्यान रखना कि यहां खेल कर लेता है कि जन्म से नागरिक होना चाहिए या कैसा, तो जन्म से नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बस ये बात है। और एज क्या है, 35 वर्ष की आयु हो। ठीक है,
दूसरी बात है कि लोकसभा की जितनी भी एलिजिबिलिटी है वो धारण करता हो, लोकसभा के चुनाव में जो योग्यता हो, एलिजिबिलिटी हो, वो धारण करता हो, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव एक से अधिक बार वो लड़ सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। और राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है अपने पद ग्रहण करने की तिथि में। राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? 61 के तहत लगाया जाता है। मेंस में इसको कैसे लगाया जाता है, जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो वो बताएंगे कैसे लगाया जाता है, डिटेल में बताएंगे। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना होता है तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक, राष्ट्रपति पे पूछा जाता है महाभियोग लोकसभा में स्टार्ट किया जाएगा कि राज्यसभा में? तो किसी भी सभा में स्टार्ट किया जा सकता है महाभियोग, राज्यसभा और लोकसभा में। ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है लेकिन महाभियोग में नहीं करता है। तो विधानसभा पार्टिसिपेट तो करता है चुनाव में, लेकिन इलेक्शन के समय तो करता है, लेकिन महाभियोग के समय में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है। और किसी भी सदन में इसकी शुरुआत किया जा सकता है। आर्टिकल 61 के तहत कब महाभियोग लगाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करने लगे तब ये लगाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन नोटिस देना पड़ेगा पहले प्रेसिडेंट पे, अगर महाभियोग लगाना है तो। और संसद की कुल सदस्य की कम से कम 1/, जिस सभा में लग रहा है, लोकसभा में लग रहा है चाहे राज्यसभा में लग रहा है, उसके कुल सदस्य के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, तब ये जाके महाभियोग स्टार्ट होगा। तो पहला होना चाहिए कि संविधान का अतिक्रमण करे, और दूसरी बात है कि 14 दिन पहले उनको नोटिस दे देना है कि प्रेसिडेंट हाँ भैया तुम्हारे ऊपर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। और जिस सभा में पहली बार रखा जा रहा है ये प्रस्ताव, उस सभा के 1/4 कुल सदस्य के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए नोटिस पे। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अगर महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उसके नहीं, कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सीजीआई देता है। सीजीआई द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। ठीक, और होता है कि संविधान और विधि के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परीक्षण करेंगे। तो ऐसे शपथ में कुछ लंबा चौड़ा होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की स्थिति में देखें कि अगर रिक्त की स्थिति होगा तो कौन कौन कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति की पद रिक्त होता है तो उस पर निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। मान लो कि उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तो निर्वहन कौन करेगा? सीजीआई करेगा, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। अगर वो ये भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थित में सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो करेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो कौन? सीजीआई करेगा। सीजीआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा। और जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, चाहे सीजीआई बने या कोई भी बने, वो सब राष्ट्रपति की शक्ति और वेतन भत्ते के विशेषाधिकार उनको प्राप्त होगा। उनको राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी और भत्ते, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। ये भी कई बार पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियां क्या है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का धारण करना और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करना। तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा वो कार्य करता है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये कार्यकारी शक्तियां का देख लो में, तो कार्य का एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति करता है और इनकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों को क्या करता है? नियुक्ति करता है। और देखो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट किन की नियुक्ति करता है? तो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का करता है, कैग का करता है, कैग मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का करता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, सीईसी होते हैं, उनका करता है, और जो अन्य चुनाव आयोग होते हैं, ईसी होते हैं, वो उनका भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यही करता है प्रेसिडेंट। और सदस्यों के यूनियन यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाए चाहे सदस्य हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करता है। तो ये बहुत सारी नियुक्तियां करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, एससी और एसटी के और ओबीसी वर्ग के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यही करता है। अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति ये प्रेसिडेंट करता है। ठीक, विधायी शक्ति देख लो, प्रेसिडेंट के बाद विधायी शक्ति होता है, तो संसद को बुलाना और उसको स्थगित करना, संसद के अगर संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना है तो वो करेगा। देखो संयुक्त
जब संसद की संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है। प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद, प्रत्येक नया चुनाव हो तो नया चुनाव के बाद और जो हर साल का पहला अधिवेशन होता है संसद में, उसको संबोधन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये विधायी शक्ति है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, यहाँ पे समाज सेवा है, तो समाज सेवा से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनयन करता है। तो क्या बताया कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनयन करता है सदस्य के रूप में, 12 सदस्य। ठीक, ये इसके विधायी शक्ति थे। देखो नेक्स्ट ये है कि संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 3 कंडीशन कर सकता है कि विधेयक को अपनी स्वीकृति क्या करते दे दे, और स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, उसको दे ही नहीं सुरक्षित रख सके। अब धन विधेयक ना हो, अगर धन विधेयक नहीं हो तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, धन विधेयक को वो नहीं लौटा सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के अधिकार है। ठीक, मान लो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है कौन? प्रेसिडेंट। और वो अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के अंदर, कितने? 6 वीक के अंदर अगर संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो वो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश या 123 का जो यूज किया था वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात है कैग और वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष कौन रखता है? तो प्रेसिडेंट रखता है। कौन रखता है? प्रेसिडेंट रखता है। कैग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट संसद के सामने कौन रखता है? प्रेसिडेंट रखता है। ठीक है, अगर चुनाव आयोग के परामर्श पे चुनाव आयोग परामर्श दे देगा तो संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पे निर्णय कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन इनको परामर्श देगा और उसके आधार पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे? संसद के सदस्यों की निर्भरता घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अब वित्तीय शक्ति देख लेते हैं। वित्तीय शक्ति से पहले हम ऐसा करते हैं कि एक देख लेते हैं क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें दिया नहीं गया है, इसलिए हमको यहाँ से अलग बताना होगा। क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, वो आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल 72 में क्षमादान की है और इसमें कितने हैं? तो 5 प्रकार के क्षमादान हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के क्षमादान की बात कहा गया। क्षमादान 5 प्रकार का, बड़ी सिंपल वे में बता रहे हैं। 5 प्रकार के क्षमादान की बात कहा गया। तो कौन कौन है? तो एक है लघुकरण। लघुकरण यही पूछ लिया जाता है ऐसे कि क्या होता है। तो इसमें लघुकरण का क्या होता है? लघुकरण में दंड की जो प्रकार होता है, जो दंड का प्रकार होता है उसको हम क्या करते हैं? बदल कर, दंड के प्रकार को बदल के हल्का दंड कर देते हैं, हल्का दंड कर देते हैं। ये लघुकरण होता है। और वही क्षमा क्या होता है? क्षमा होता है कि अपराधी को सजा से मुक्त करना। तो सजा से मुक्त करना क्या होता है? क्षमा होता है। सजा से मुक्त करना क्या होता है? क्षमा होता है। लघुकरण में बताया क्या कि जो दंड का प्रकार है उसको बदल के हल्का दंड कर देना, ये लघुकरण बोला जाता है। तो 2 हो गए। अब तीसरा देखो, तीसरा होता है परिहार। परिहार, परिहार में क्या होता है कि दंड की मात्रा को कम करना। दंड की मात्रा को, ये लिख लेना, दंड की मात्रा को कम करना। तो दंड की मात्रा को कम करना जैसे कि मान लो कि हम कहें कि तुम ऐसा करो कि 24 घंटा इसको क्या करो? काम करवाओ। तो अब 24 घंटे की जगह क्या करते हैं कि दंड की मात्रा था वो कम करके हम कहते हैं कि नहीं 8 घंटा कराओ। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो दंड की मात्रा को कम करना ही परिहार है। ठीक, और चौथा क्या है? विराम। चौथा बोलते हैं विराम। चौथे को क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। विराम में क्या होता है? तो विराम में मानवीय तथ्य के आधार पे, कोई भी मानवीय तथ्य हो, मानवीय तथ्य के आधार पे, मानवीय तथ्य के आधार पे क्षमा दान देना, क्षमा दान देना। सजा से मुक्त करना क्षमा था, लेकिन विराम में क्या है कि मानवीय तथ्य के आधार पे उसको किसी को क्षमा दान दे दे तो वो विराम बोला जाता है। और पांचवा क्या है? पांचवा है निलंबन। क्या है? निलंबन। निलंबन में क्या होता है कि किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, मृत्यु दंड को क्या कर देना? मृत्यु दंड के क्रियान्वयन को रोक देना। उसको मृत्यु दंड के क्रियान्वयन को रोक देना क्या होता है? ये हमारा निलंबन होता है। तो हमने 5 प्रकार पढ़ा और 5 प्रकार एक बार फटाफट देखते हैं। आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की है प्रेसिडेंट का पावर। तो दंड के एक तो है क्या? 5 प्रकार के क्षमादान के लिए बात बताया। तो हमें एक बताया लघुकरण। लघुकरण में क्या है कि दंड के प्रकार को चेंज करके हल्का दंड कर देना।
क्षमा बताया, क्षमा में बताया कि सजा से मुक्त कर देना ही होता है। निलंबन बताया कि मृत्युदंड को क्रियान्वयन को क्या कर देना, रोक देना। वहीं विराम बताया, विराम में बताया कि मानवीय तथ्य के आधार पर क्षमा दान करना विराम बोला जाता है। परिहार में क्या होता है कि दंड की मात्रा को कम करके दंड की मात्रा को करना। वहीं लघुकरण में दंड के प्रकार को कम करना है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, परिहार में दंड की मात्रा कम करना है, लघुकरण में दंड के प्रकार को कम करना है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब आ जाते हैं हम वित्तीय शक्ति पे। वित्तीय शक्ति में देखो, धन विधेयक पे पूर्व अनुमति होनी चाहिए। यह जब प्रेसिडेंट से धन विधेयक पे पूर्व अनुमति लेके तभी प्रस्तुत किया जाता है मनी बिल, ठीक है। वार्षिकीय वित्तीय विवरण जो बजट होता है संसद के समक्ष कौन रखवाता है, वो प्रेसिडेंट ही रखवाता है। अनुदान की मांग पे सिफारिश देता है कौन, प्रेसिडेंट देता है, ठीक। और केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग का गठन करता है कौन, प्रेसिडेंट करता है, ठीक। न्यायिक शक्तियां देख लें। न्यायिक शक्तियां में हम लोग क्षमादान देख लिए हैं। क्षमादान की शक्तियां, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, यही करता है। किसी विधि या तथ्य पे उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है 143 के तहत। आर्टिकल 143 के तहत क्या कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है, सीजीआई से। किसी अपराध के लिए दोष व्यक्ति को दंडादेश को क्या निलंबित कर सकता है, जिसमें हमने बात कर में बताया ना क्षमादान, ठीक है। आर्टिकल 72 में क्षमादान दिया गया। वो अन्य शक्तियां देख लेते हैं हम लोग बहुत डिटेल में। ये 52, 56 और 360, 352, 356 और 360 दिए हैं। ये इन्हीं के उद्घोषणा पे किया जाता है, ठीक है। 352 में हमने बोला था कि मंत्रिमंडल का लिखित होना चाहिए, बाकी लिखित किसी में जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें लिखित होना चाहिए। तो ये हमने ऊपर बहुत अच्छे से देख लिया, यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, ठीक। जो भी भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं होते हैं या संधियां होती हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पे की जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां होती हैं वो किसके नाम पे किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है। और राष्ट्रपति सैन्य बलों का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। अगर कोई युद्ध हो रहा है तो युद्ध की समाप्ति की घोषणा कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट को विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति भी प्राप्त है, वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति कौन कौन है वो देख लेते हैं। प्रेसिडेंट को 3 तरह की वीटो प्राप्त है। एक एब्सोल्यूट या अत्यंतिक वीटो कहते हैं। ये संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास क्या कर रहेगा, सुरक्षित रखा रहे। तो संसद द्वारा कोई पारित विधेयक है वो अपने पास सुरक्षित रखे, उसे अत्यंतिक वीटो कहते हैं। निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो इसको बोलते हैं संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देना। तो जो भी संसद के द्वारा पारित विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, इसको निलंबनकारी वीटो बोलते हैं। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो तीसरा प्रेसिडेंट का है। और तो राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न ही अस्वीकृत करता है, और वो अपने पास ही रखा रहता है। इसीलिए कहते हैं ना कि पॉकेट में रख लिया, भूल गया। क्यों, न सहमति देता है, न ही अस्वीकृत करता है। तो ये पॉकेट वीटो होता है। वस्तुतः विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता है, अनिश्चित काल के लिए लंबित। तो 3 प्रेसिडेंट के पास वीटो होता है। एक भारत के प्रेसिडेंट के बाद एक अत्यंतिक वीटो होता है, दूसरा निलंबनकारी होता है, तीसरा पॉकेट वीटो होता है। और तीनों पढ़ लिया, प्रेसिडेंट भी खत्म। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आ सकते हैं, एक छोटा सा टॉपिक रहे उपराष्ट्रपति, उसको भी बता देते हैं। तो ये आज का टॉपिक खत्म करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। और इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों लेते हैं, ठीक। 63 के तहत बोला गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक। 64 के तहत, आर्टिकल 64 के तहत बोला गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल, 64, ये पूछा जा चुका है। आर्टिकल 65 में बोला गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग हो जाता है या पद से हटाया जाता है तो उस पद पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, 65 के तहत बोला गया है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अब प्रेसिडेंट के लिए जो हमने एलिजिबिलिटी बताई थी, वो सारी एलिजिबिलिटी इसमें लागू होता है। उपराष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां देखते हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी ये कार्य कर सकता है। मान लो प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह पे ये कार्य कर सकता है। लेकिन पूछा जाएगा कि कितने समय तक अधिकतम कार्य कर सकता है, तो अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। ये राष्ट्रपति के अनुपस्थित पे कार्य करता है, ठीक है। और इसका भी पुनर्निर्वाचन हो सकता है जैसे प्रेसिडेंट का किया था, ठीक है। और शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि के समक्ष राष्ट्रपति भी करवा सकता है, शपथ करवा सकता है, या राष्ट्रपति द्वारा कोई प्रतिनिधि चुना जाता है उसके सामने शपथ लेता है कौन, उपराष्ट्रपति। देखो हटाने की प्रक्रिया, हटाने की यहाँ बता दें कि यहाँ भी राष्ट्रपति की तरफ 14 दिन पहले क्या होगा, सूचना देना पड़ेगा। 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है इसमें। और ध्यान रखना कि क्या होता है कि इसके प्रभावी बहुमत से देखो कैसा होता है कि ये राज्यसभा का
सभापति होता है, तो प्रस्ताव तो लाया जाता है राज्यसभा में, ठीक है, और बाद में इससे लोकसभा से अनुमोदन होना चाहिए। लेकिन किस आर्टिकल के तहत इसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, तो 76 बी के तहत इसको लगाया जाता है, कैपिटल बी नहीं है, स्मॉल बी, 76 बी के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल भी याद रखना। दूसरी बात है कि ये राज्यसभा में लाए जाते हैं और राज्यसभा द्वारा विशेष प्रभावी मत के द्वारा इसको हटाया जाता है, प्रभावी मत के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। तो प्रभावी मत, आर्टिकल 76 बी महाभियोग की बात नहीं करता है, प्रभावी मत द्वारा हटाया जाना इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। और ऐसे करने से पहले ये राज्यसभा में ही सबसे पहले लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में इसको हटाने की बात सबसे पहले। प्रेसिडेंट में तो कोई भी कर सकता था, राज्यसभा या लोकसभा, लेकिन इसमें वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा है, राज्यसभा सबसे पहले आना चाहिए और सबसे पहले ये पारित होकर तब लोकसभा में जाता है, ठीक। और इसको भी हटाने से पहले 14 दिन पहले आपको सूचना देना होगा। तो ये हमारा लेक्चर चौथा खत्म हुआ पॉलिटी का। अगर इससे पहले नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिए, यहाँ से जो भी 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं, हलवा क्वेश्चन होते हैं, इसको उठाना बड़ा आसान है। एक बार अगर आप हमारा वीडियो देख गए ना, तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से गलत नहीं होगा और उस तरह से पढ़ा भी रहे हैं। चलिए, आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है, तो कमेंट आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अदरवाइज तो हम पढ़ाएंगे ही, क्योंकि एक इनर्सिया की तरह, इनर्ट की तरह आप लोग फॉलो कर रहे हैं। बस आप लोग लेक्चर सुन रहे हो, चलो ठीक है, अपना काम हो गया। लाइक करोगे तो हमें एनर्जी होगा और अच्छे से बताएंगे, बहुत बढ़िया से बताएंगे। लेकिन हमें उतनी एनर्जी अभी ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग से सपोर्ट मिल रहा है कि हमें एनर्जी हमारा बहुत हाई लेवल का हो। तो चलिए देखते हैं